डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके बुक में यूनिट थर्ड करेज एंड हीरोइज्म में बुक का फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इंडियाज मैरीटाइम मीन्स। इसका मतलब होता है कि भारत का समुद्री बल या समुद्री सेना के बारे में बताया गया है इसमें। तो इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अमन वाज ऑन टेंडर हुक्स since morning and found it difficult to concentrate on his lessons. He could not even enjoy the game of cricket, and the senior boys played against the team of a neighboring school and on hands down. He was longing to get home and talk to his uncle Vikrant, who was home on a short holiday. Uncle Vikrant served in the Indian Navy, and he always regaled Aman and his friends with stories of his voyages and interesting experiences. Joyous anticipation of the stories that awaited him gave wings to Aman's feet, and he rushed home as soon as school was over. Aman was on tenterhooks since morning and found it difficult to concentrate on his lessons. अमन सुबह से ही बहुत ज़्यादा उतावला था और बड़ी मुश्किल से अपने पाठ पे अपने लेसन्स पे कंसंट्रेट कर पा रहा था। उसका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में। ही कुड नॉट इवन एंजॉय द गेम ऑफ क्रिकेट, यहाँ तक कि वो क्रिकेट गेम को भी इंजॉय नहीं कर सकता था। दैट द सीनियर बॉयज प्लेड अगेंस्ट द टीम ऑफ ए नेबरिंग स्कूल, जो उसके स्कूल के जो सीनियर बॉयज थे वो खेल रहे थे पड़ोस की स्कूल टीम के साथ। एंड ऑन हैंड्स डाउन, और वो जीत भी गए थे। ही वॉज लॉन्गिंग टू गेट होम, उसका बड़ी इच्छा हो रही थी घर जाने की। एंड टॉक टू हिज अंकल विक्रांत, और अपने चाचा विक्रांत से बात करने की। हु वॉज होम ऑन ए शॉर्ट हॉलीडे, जो कुछ ही दिन की छुट्टी के लिए घर आए हुए थे। अंकल विक्रांत सर्व्ड इन द इंडियन नेवी एंड ही ऑलवेज regaled Aman and his friends with stories of his voyages and interesting experiences. अंकल विक्रांत जो थे उन्होंने इंडियन नेवी में काम किया था, वो काम कर रहे थे और हमेशा अमन और उसके दोस्तों को अपनी समुद्री यात्रा की कहानियों से उनको रोमांचित किया करते थे, प्रेरित किया करते थे और अपने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस से। Joyous anticipation of the stories that awaited him gave wings to Aman's feet, and he rushed home as soon as school was over. एक जो आनंदित भावना थी या जो व्यग्रता थी कहानियों को सुनने के लिए, जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी घर पर, तो उसने क्या किया कि अमन के पैरों को पंख दे दिए और वो जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी स्कूल ओवर होने के बाद वो दौड़ कर घर पहुंचा। अब ऐसा नहीं कि उसके पैरों में पंख लग गया, कहने मतलब ये है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा पैशन था कि बहुत तेज़ी से दौड़ करके घर पहुंचा। अंकल विक्रांत was in the veranda sipping a cup of tea and chatting leisurely with a friend of his when Aman reached his house. He smiled cheerfully at him and said, "Not playing football this evening?" Aman shook his head vehemently. अंकल विक्रांत उस समय बरामदा में बैठे हुए थे और एक कप चाय पी रहे थे और आराम से एक मित्र जो था उनका उससे बात कर रहे थे। तभी अमन उनके घर पहुंचा। ही स्माइल्ड चीयरफुली एट हिम, उसको देख के खुश होकर के मुस्कुराए और बोले, "नॉट प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, इस शाम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो?" तो अमन ने भी वैसे ही सही लगाया कि नहीं। "नो, यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू टेल मी ऑल अबाउट योर वर्क
एंड यू कांट बैक आउट नाउ। उसने कहा नहीं, आपने वादा किया था कि आप मुझे अपने काम के बारे में पूरा बताओगे और अब आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, आपको बताना चाहिए। आई डू नॉट मीन टू, सेड अंकल विक्रांत, माई फ्रेंड Naren pointed to his friend, who also works with me and is posted on the same ship, and I will answer all your questions and tell you all that you wish to know. अंकल विक्रांत बोलते हैं मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा दोस्त नरेन अपने दोस्त से इशारा करते हुए बोले कि ये भी मेरे साथ ही काम करता है और उसी जहाज पर अपॉइंटेड जिस जहाज पर मैं हूँ, और आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, और टेल यू ऑल दैट यू विश टू नो, और तुमको वो सब चीज़ें बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी of the navy is to protect the coastline so that enemies do not target us, isn't it? asked Aman. अमन ने कहा कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मुख्य जिम्मेदारी होती है नेवी की, वो होती है जो हमारा कोस्ट लाइन है, मतलब जो हमारा समुद्री किनारा है, उसकी दुश्मनों से रक्षा करना, ताकि वो हमको वहाँ से टारगेट ना कर सके। क्या ऐसा नहीं है? अमन ने पूछा। अंकल nodded and said, you know Aman, our country has abundant oceanic wealth comprising a large number of island territories. Over 1 lakh ships pass through the international shipping lanes of this region every year. About 1,000 million tons of oil is shipped annually around the world from the oil wells of the Persian Gulf through the waters close to India. अंकल ने हमें सिखाते हुए बोला कि तुम्हें पता है मन, हमारा देश जो है हैज अबंडेंट ओशनिक वेल्थ है, बहुत अधिक मात्रा में समुद्रीय संपत्ति भी रखता है, कंप्राइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड टेरिटरीज, जिसमें काफ़ी संख्या में द्वीपीय टेरिटरीज भी हैं। ओवर 1 लाख शिप्स पास थ्रू द इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स ऑफ दिस रीजन एवरी ईयर। इस क्षेत्र से लगभग 1 लाख से ज़्यादा जहाज़ें जो होती हैं वो इंटरनेशनल शिपिंग लेन से होकर गुजरती हैं। About 1,000 million ton of oil is shipped annually around the world. पूरे संसार में लगभग 1,000 मिलियन टन तेल जो है उसकी शिपिंग होती है, मतलब समुद्री मार्ग द्वारा ले जाया जाता है पूरे संसार में, फ्रॉम ऑयल वेल्स, तेल के कुओं से, ऑफ द पर्सियन गल्फ थ्रू द वाटर्स क्लोज टू इंडिया, पर्सियन गल्फ से, जो पर्सियन गल्फ में कुएं हैं वहाँ से 1,000 टन से भी अधिक जो तेल होता है वो समुद्री मार्ग के थ्रू इंडिया के पास से होते हुए पूरे देश में या पूरे विश्व में ले जाया जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, सेड अंकल्स फ्रेंड नरेन, फिशिंग, सी फूड इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस फ्रॉम ऑफशोर oil rigs, salt, pearls, minerals from the seabed, and tidal electricity generation are other benefits that we derive from the seas and oceans. फिर बीच में उसके जो चाचा के फ्रेंड थे नरेन, उन्होंने भी बोला, और यही नहीं, फिशिंग, सी फूड इंडस्ट्री, फिशिंग जिसे आप मछली पकड़ना बोल सकते हो, और जो सी फूड इंडस्ट्री होता है मतलब ऐसे खाने की चीज़ें जो समुद्र से मिलती हैं, ऑयल एंड गैस, तेल और गैस, फ्रॉम ऑफशोर्स ऑयल डिक्स, ये जो समुद्री किनारों से पाया जाता है, नमक हो गया, मोती हो गई, मिनरल्स हो गए, ये जो समुद्र की गहराई से मिलते हैं, एंड टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और जो टाइडल इलेक्ट्रिसिटी होती है मतलब जो समुद्र की लहरों से विद्युत प्राप्त किया जाता है, ये सब चीज़ें भी वो फायदे की चीज़ें हैं
जिसको समुद्र या महासागरों से प्राप्त किया जाता है। सो वी आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी of protecting not only the coastline but also the plentiful natural resources that we have। तो इस तरह से हम पर केवल जो समुद्री किनारे हैं उनकी रक्षा का दायित्व तो नहीं होता है, बल्कि जो बहुत अधिक मात्रा में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके भी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर होती है। Besides this, the Indian Navy is also a catalyst of peace, tranquility, and stability. It also provides succor to smaller nations when these nations are in need of humanitarian assistance and relief from natural calamities such as tsunamis, floods, and cyclones. Besides this, इसके अतिरिक्त जो इंडियन नेवी है वो कैटलिस्ट ऑफ पीस, एक शांति का प्रतिनिधित्व करता है, ट्रैंक्विलिटी का और भाईचारा का, स्थिरता का। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू स्मॉल नेशन, से छोटे देशों को सुरक्षा भी प्रदान करता है जब इन देशों को ज़रूरत होती है इंसानी असिस्टेंस की, मतलब सहायता की या रिलीफ की। जब वो नेचुरल कैलामिटीज़ में होते हैं, मतलब प्राकृतिक आपदा में होते हैं, जैसे कि सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया और साइक्लोन्स हो गए। अमन सैट एंड लॉस्ट इन थॉट फॉर अ मोमेंट, अमन बैठ गया और कुछ पल के लिए विचारों में खो गया। व्हाट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी द इंडियन नेवी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है इंडियन नेवी के ऊपर। नो वंडर हिज अंकल लुक्ड preoccupied sometimes. Suddenly he sat up straight. How many ships do you have in the navy, uncle? He asked. निसंदेह उसके अंकल जो थे वो प्रीऑक्युपाइड, कुछ क्षण के लिए लगे, मतलब यह है कि कहीं और खोए हुए। फिर एकाएक वो सीधे बैठ गए और फिर उसने पूछा, यानी अमन ने पूछा कि इंडियन नेवी के पास या नेवी के पास कितने जहाज हैं। द इंडियन नेवी इज अ फॉर्मिडेबल फोर्स टुडे, सेड अंकल प्राउडली। वी हैव 141 ships and submarines and more than 200 aircrafts. Ours is the 5th largest navy in the world now. द इंडियन नेवी इज अ फॉर्मिडेबल फोर्स टुडे, आज इंडियन नेवी एक बहुत ही भीषण या बहुत भयानक फोर्स बन चुकी है, अंकल विक्रांत ने गर्व से कहा। वी हैव 141 शिप्स, हमारे पास 141 शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं, एंड मोर देन 200 एयरक्राफ्ट, 200 से अधिक एयरक्राफ्ट्स हैं। आवर्स इज द 5th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, हमारी जो नेवी है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नेवी है। I admire your uniform, said Aman with a shy smile. एक शर्म भरे मुस्कान के साथ अमन ने कहा कि मैं आपकी यूनिफॉर्म की प्रशंसा करता हूँ। I think you really look very handsome in it. मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें बहुत खूबसूरत लगती हैं। Thank you, said uncle. अंकल ने कहा धन्यवाद, और नरेंद्र ने भी कहा, दोनों लोगों ने कहा धन्यवाद। But do you know what our motto is? लेकिन क्या तुम जानते हो हमारा मोटो क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? It is a Shano Varma, a Sanskrit saying which means may the Lord of the oceans be auspicious unto us. इसका मतलब होता है, संस्कृत वर्ड इसका मतलब होता है कि जो समुद्र के देवता हैं वो हमारे लिए शुभ हों या हम पर जो है आशीर्वाद की बारिश करें। We do need the protection of the seas, said Uncle Vikrant on a more serious note. अंकल विक्रांत ने कहा कि हमें समुद्र की रक्षा करनी होती है। One of our most daring and courageous operation
took place on 3 and 4 December 1971 during the Indo-Pak War। उन्होंने कहा हमारा जो सबसे ज़्यादा हिम्मती और साहसी ऑपरेशन हुआ था 3 और 4 दिसंबर को 1971 में, जब इंडो पाक युद्ध हो रहा था, यानी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। मैनी पाकिस्तान से शिप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द कराची हार्बर। कराची हार्बर पर बहुत सारे पाकिस्तानी जहाज को नष्ट किया गया था। इज दैट द रीजन वाई 4 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज नेवी डे? क्या यही कारण है कि हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है? यू आर स्मार्ट मन, सेड अंकल थे पैटिंग हिज नेफ्यूज हेड अफेक्शनेटली। अपने भतीजे के सर को स्नेहपूर्वक थपथपाते हुए अंकल विक्रांत ने बोला कि तुम स्मार्ट हो मन। यस, सच अ डेयरिंग फीट डिजर्व्स टू बी रिकॉल्ड एवरी ईयर डजंट इट? हाँ, ऐसा जो साहसिक कार्य हुआ है उसको हर साल याद करने की जरूरत है। अमन नॉडेड हैप्पीली। अमन ने खुशीपूर्वक सा हिलाया, थिंकिंग, ये सोच करके कि हाउ प्राउड द नेशन वुड हैव बीन ऑफ अ हीरो, कि देश को अपने हीरोज पे या अपने देश के जो वीर योद्धा हैं उन पर कितना ज़्यादा गर्व हुआ होगा। बट रिमेंबर अमन, अ गुड नेवी इज नॉट ओनली अबाउट वार एंड फाइटिंग ऑन सी। एक अच्छी नेवी जो होती है केवल युद्ध लड़ने के लिए नहीं होती है समुद्र में। According to the former US President Theodore Roosevelt, a good navy is not a provocation of war। तो जो यूएस के पूर्व राष्ट्रपति हैं थियोडर रोजवेल्ट, उनके अनुसार जो अच्छी नेवी है वो युद्ध का आह्वान करने वाली नहीं होती है। इट इज द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस, बल्कि ये शांति की सबसे निश्चित गारंटी होती है। आई विल टेल यू हाउ द वर्क ऑन ए वॉरशिप इज कैरिड आउट। से नरेंद्र ने कहा कि हम आपको बताएंगे कि कैसे जो वारशिप्स होते हैं उन पर काम होता है। लाइफ ऑन ए वॉरशिप और अ सबमरीन इज ए फ्रॉट विद चैलेंजेज। किसी भी जो वॉरशिप होता है या सबमरीन होता है वहाँ पे जो ज़िंदगी होती है बहुत ही चैलेंजिंग होती है। अ वॉरशिप, अ सबमरीन और अ नेवल एयर स्टेशन इज ए कमांडेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर सीओ। कोई वॉरशिप हो, सबमरीन हो या नेवल एयर हो या नेवल एयर स्टेशन हो, यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो कमांडिंग ऑफिसर सीओ द्वारा होता है। He is assisted by the executive officer who heads the executive department। वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के असिस्टेंस में होता है जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड होता है। एंड इज द सेकेंड इन कमांड, और सेकेंड इन कमांड होता है मतलब एक दूसरा आदेश देने वाला होता है। द अदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर responsible to the CEO for the efficient function of their respective department। जो दूसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं सीईओ के। कोई भी जो एफिशिएंट फंक्शन होता है, कोई भी काम होता है उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में उसको करने के लिए। तो इस तरह से आपका आधा चैप्टर फिनिश हुआ, बाकी का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू।